दोस्तों नमस्कार। आशा करता हूँ आप सभी खुश होंगे। तो आज की कहानी शुरू करने से पहले जो भी चैनल पर पहली बार आए हैं या जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाकर चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबाकर ऑल का आइकन जरूर प्रेस करें ताकि हमारी कहानियों की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचती रहे और आप हमारी कहानियों का आनंद उठाते रहें। तो दोस्तों अगर आपको कहानी अच्छी लगती है लाइक शेयर और कमेंट्स जरूर करें ताकि हमारा भी हौसला बढ़ता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की एक और बेहतरीन कहानी। गूंजती ढोलक की थाप, हंसती गाती चमकती महिलाएं, सहनाई स्वर, लहरिया, आकाश को भेजती आतिशबाजी और इस सब से अनजान बैठी सुधा। एक क्षण के लिए भी उसके चेहरे पर मुस्कान नहीं लौटी। फेरों का कार्यक्रम निपट गया। दूल्हा और बाराती भी खाना खाकर आराम करने चले गए। माँ ने सुधा को पूजा वाले कमरे में लेटा दिया और बोली, सो जा बेटी, थोड़ी देर के लिए, कल सुबह जल्दी उठकर फिर से यात्रा शुरू करनी। सुधा सोने की कोशिश करने लगी परंतु एकांत पाकर वह फूट फूट कर रोने लगी। सारी पीड़ा नैनों से बहने लगी। वह आज भी जी भर कर रो लेना चाहती थी। शायद आज के बाद वह उसको भूल जाए। नरेश की यादें साए की तरह उससे लिपटी थी। एक एक करके घटनाक्रम आंखों के सामने अटखेलियां करने लगा। उसकी बहन की नंद की शादी थी। वह 4-5 दिन पूर्व ही बहन के ससुराल पहुंच गई थी। हर तरफ खुशी का माहौल था। जब से सुधा बहन की ससुराल गई सब लोग उसे परेशान कर रहे थे। रिश्ता ही कुछ ऐसा था। बहन के देवर और जीजा जी के दोस्त जो भी आता उसे हंसी मजाक करता। औरतें भी उसके साथ मजाक करती परंतु वह कुछ उत्तर नहीं देती। शर्मा कर अंदर भाग जाती। बहन की नंद की बारात आने वाली थी। सुधा जैसे ही तैयार होकर निकली मंचले लड़कों ने उसे छेड़ना शुरू कर दिया। कोई उसे लाल दुपट्टे वाली कह रहा था तो कोई उसकी आंखें सुरमे दानी बता रहा था। शर्म से उसका चेहरा लाल हुआ जा रहा था। फिर वह अपनी बहन के कमरे में घुस गई। अचानक उसकी नज़र बरामदे में बैठे एक लड़के पर पड़ी। वह सुंदर सजीला युवक चोरी चोरी उसे देख रहा था परंतु वह अन्य छिछोरे लड़कों से बिल्कुल अलग था। रात भर कार्यक्रम चलता रहा। सुधा नजरें बचाकर उसे देखती रही। वह भी उसे ही निहार रहा था। सुबह पता चला कि वह उसकी बहन की पड़ोसन का भाई। कुछ दिन बाद नरेश की बहन सुधा के घर रिश्ता लेकर पहुंच गई। नरेश का अपना व्यवसाय था। माँ पिताजी चल बसे थे। रिश्ते के नाम पर उसकी बहन ही थी। वह जल्दी से सुधा को दुल्हन बनाकर अपने घर ले जाना चाहती थी लेकिन अभी कुछ दिन पहले ही सुधा के पिताजी ने अपनी बड़ी लड़की की शादी की थी जिससे कुछ कर्ज भी लिया था। उन्होंने शादी से इनकार कर दिया। नरेश की बहन ने काफ़ी जोर दिया तब वह 1 साल बाद शादी करने को राजी हुई। नरेश तो पहले ही सुधा के रूप पर मोहित हो चुका था। वह उसी के सपनों में खोया रहता। दोनों परिवारों में संपर्क बना रहा। 1 वर्ष बीत गया तो नरेश की बहन गोद भरने आ गई। नरेश भी आया था। पंडित बुलाकर शादी की तिथि निकलवाई गई परंतु कोई नज़दीक की तिथि शादी के लिए तय नहीं हो पा रही थी। नरेश की आंखों में गहरी उदासी उतर आई। सुधा उस उदासी को बूंद बूंद पी जाना चाहती थी मगर अशुभ मुहूर्त में नरेश विवाह नहीं करना चाहता था। 8 माह बाद विवाह की तिथि निश्चित हुई। एक बार फिर नरेश बिना कुछ कहे ही सब कुछ कहकर चला गया। अब उसके फ़ोन आने लगे थे। जाने कैसे कैसे सपने दोनों बुन रहे थे। नरेश कहता, सुधा तुम मेरी प्रतीक्षा का इंतजार नहीं लगा सकती। माँ के जाने के बाद मेरा घर खंडर बन गया और मैं एक बुत। जब माँ सो जाती सुधा चुपके से अलमारी खोलती। नंद दोबारा पहनाई गई लाल चूड़ियाँ पहनती, सितारों वाला दुपट्टा ओढ़ती, फिर अपने हाथों को स्वयं ही चूम लेती। जी भरकर अपने आप को आईने में निहारती और कुछ देर बाद सो जाती। समय पंख लगाकर उड़ रहा था। शादी का शुभ दिन नज़दीक आ गया। शादी से 5 दिन पहले सगाई की रस्म लेकर सुधा के घर वाले नरेश के घर गए। सुधा को हरी चूड़ियाँ पहना दी गई। सुंदर लाल साड़ी में उसे लपेट दिया गया। घर मेहमानों से भरने लगा। शादी के 3 दिन बचे थे कि उसे आज हल्दी लगाई जानी थी। सुबह ही टेलीफोन की घंटी घनघनाई और क्षण भर में उसकी सारी खुशियाँ छिन गई। उधर से किसी की आवाज़ थी, नरेश नहीं रहा। माँ बेहोश हो गई। सुधा के बाबूजी जहाँ तहाँ खड़े थे वहीं पर सन्न रह गए। सुधा कमरे में दौड़कर गई। एक एक कर चूड़ी तोड़ने लगी। जब माँ को होश आया तो बेटी का घर बसने से पहले ही लूट चुका था। बाबूजी पर दुनियादारी का दबाव था। वे बोले, बेटी अभी तेरा कुछ नहीं बिगड़ा है। अभी तेरे 7 फेरे उसके साथ नहीं हुए थे। तू उसके नाम की चूड़ियाँ क्यों तोड़ रही? तेरे गले में किसी और के नाम की माला डलेगी। तेरे हाथों पर किसी और के नाम की मेहंदी रचेगी। भाभी ने रोती हुई सुधा के हाथों से हरी चूड़ियाँ उतार दी और पुराना सूट सलवार उसे पहना दिया गया। सुधा जो हुआ उसे भूल जा बेटी, तू कुंवारी। थोड़ी देर में महिलाएं ज्ञान बांटने लगी। हमारी सुधा बड़ी भाग्यशाली जो बच गई।
3 दिन बाद यह हादसा होता तो इसकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाती। और भी न जाने क्या क्या कहकर औरतें उसके जख्म पर नमक छिड़क रही थी। मेहमान चले गए। माँ ने घर में मातम नहीं मनाया। ऐसा करने से उसकी बेटी पर कलंक लग जाता। सुधा ने कई दिनों तक कुछ नहीं खाया और रात दिन आंखों से धारा बहती रही। माँ ने एक भी आंसू नहीं निकाला, लेकिन सुधा पूरी तरह से टूट गई थी। दुनिया के लिए कंवारी थी, मगर उसका मन 2 वर्ष से नरेश को अपना पति मान चुका था। नरेश की याद हर रात उसे थपथपा कर सुलाती थी। आखिर कैसी थी वह प्रतीक्षा जिसे आंखों में लिए नरेश चला गया। इसके 1 माह बाद ही सुधा की शादी प्रमोद से तय कर दी गई। सुधा इस शादी को स्वीकार नहीं कर पा रही थी। उसे प्रमोद में नरेश की ही तस्वीर दिखती थी। माँ की आवाज़ ने उसे चौंका दिया। उठो सुधा, विदाई का समय हो गया। सुधा माँ से लिपट कर रो पड़ी। 2 वर्षों से मेरी विदाई के लिए इंतजार करने वाला कहाँ चला गया माँ? माँ ने उसके मुंह पर हाथ रख दिया। ऐसे शुभ मुहूर्त पर ऐसी बातें नहीं करते बेटी। एक बार फिर खुद की पीड़ा को खुद ही पी लिया। विदाई के लिए तैयार होने लगी। न जाने क्यों सुधा किसी और की होना नहीं चाहती थी। नरेश का चेहरा उसे भुलाई नहीं भूल रहा था। सुधा अपनी ससुराल पहुंच गई। प्रमोद अच्छा जीवन साथी साबित हुआ। वह सुधा की व्यथा से वाकिफ था। उसकी तकलीफ कम करने के लिए हर संभव कोशिश करता था। सुधा की ससुराल में सास, जेठ जेठानी और वे दोनों ही थे। परिवार का साथ पाकर धीरे धीरे सुधा अपनी जिंदगी में लौट रही थी। उसके चेहरे पर हंसी आने लगी थी। एक दिन सुधा के जेठ विनोद ने कहा, माँ, प्रमोद की बहू से कहो शरीर अच्छी तरह से ढक कर रखे। जवान और खुला शरीर बूढ़ी आंखों में भी गलत भावना भर देता है। इतना कहकर विनोद बाहर चला गया, परंतु सास का चेहरा गुस्से से तन गया। उन्होंने तिरछी निगाहों से सुधा की ओर देखा, फिर चावल साफ कर रही सुधा से बोली, बहू, औरत की इज्जत सैकड़ों लोलुप आंखों के नीचे से गुजरती। हर आदमी की आंखें औरत के कपड़ों के भीतर झांकने की चेष्टा करती रहती। कुछ हरकतें ऐसी होती हैं जिससे इंसान के चरित्र का पता चलता है। कई बार अनजाने में आंचल का बार बार बदन से गिर जाना कुछ और ही अर्थ बयां करता है। मन की तरह शरीर पर भी नियंत्रण रखना सीखो। सुधा इस घर में नई नवेली थी। उसे समझ नहीं आया कि उससे गलती कहाँ हो गई। वह तो अपने ही गम में डूबी रहती थी। उसे पता ही नहीं चला कि कब उसका आंचल सरक गया और जेठ जी की कर्कश निगाहों ने उसे देख लिया। सुधा बोली, मम्मी जी, मुझसे गलती हो गई, मुझे ध्यान नहीं रहा। आगे से मैं ऐसी गलती नहीं करूँगी। सास बोली, मैं तुमसे कोई सफाई नहीं मांग रही हूँ, ना ही तुम्हें दोषी ठहरा रही हूँ, बल्कि अपने अनुभव से बता रही हूँ। औरत चाहे तो अपनी इज्जत संभाल भी सकती है और लोगों की नज़रों से बचा भी सकती है। सुधा ने नज़रें झुका ली, तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। प्रमोद ऑफिस से आ गया था। बात वहीं पर ख़त्म हो गई। फिर एक दिन सुधा कमरे में भागती हुई रसोई की तरफ जा रही थी। वह गैस पर दूध चढ़ाकर भूल गई थी। इस बीच बरामदे में जेठ विनोद से वह टकराते टकराते बची। पल भर के लिए वह झेप गई, फिर फुर्ती से रसोई में गई। दूध निकलकर गैस पर फैल गया था। विनोद को एक और मौका मिल गया। वह तुरंत ही माँ के कमरे में गया और बोला, माँ, तुम भोली हो। यदि इस समय छोटी बहू को कंट्रोल नहीं किया गया तो परिवार की इज्जत पर बट्टा लग सकता है। उसका ध्यान कहीं और ही रहता है। माँ ने विनोद को डांटते हुए कहा, तू कहना क्या चाहता है? विनोद बोला, सुधा को समझाओ, मर्यादा में रहना सीखे। इसके तौर तरीके कुछ ठीक नहीं, हमेशा खोई खोई सी रहती, कभी भागते भागते किसी से टकरा जाती है। अरे, ध्यान कहाँ रहता है इसका? जेठ जी ने यह तक कह दिया, लगता है यह अपने पहले आशिक को अभी तक भूली नहीं। सुधा वहीं दरवाजे के पीछे खड़ी होकर सास और जेठ जी की बातें सुन रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ऐसी कौन सी गलती हो गई जो यह लोग मृतक नरेश को भी कोस रहे। उसकी आंखें नम हो गई। सास ने एक बार फिर से सुधा पर डांट लगाई। अब हर रोज सास उसे आदर्श बहू की पट्टी पढ़ाती रहती। सुधा के चेहरे पर जो खुशी आई थी वह भी जाती रही। अब वह बुझी बुझी सी रहने लगी। अपनी व्यथा किससे कहे? जेठ जी उसके भोलेपन और दुखी जीवन का फायदा उठा रहे हैं। वह जानती है कि नरेश को पूर्ण रूप से कभी भुला नहीं पाएगी और ना ही उसकी यादों को दिल से मिटा पाएगी, लेकिन वह अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने की कोशिश कर रही है। लेकिन जेठ जी है कि उस पर चरित्रहीन होने का लांछन लगा रहे। सुधा ने सोचा कि वह प्रमोद को कुछ बता देगी, लेकिन फिर उसके मन में आया कि इन बातों से दोनों भाइयों के बीच में मनमुटाव हो जाएगा। प्रमोद अपने भाई का कितना आदर सम्मान करता है, यही सोचकर वह चुप रह गई। जेठानी गीता से मन की बात कैसे करती? उसके लिए तो पति ही परमेश्वर है। बड़ी मुश्किल से
प्रमोद सुधा को वास्तविक जीवन में लाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन फिर से वह खोई खोई सी रहने लगी। प्रमोद ने पूछा, सुधा कोई दिक्कत है क्या? वह बोली, नहीं ऐसी कोई बात नहीं, बस नींद नहीं आ रही। प्रमोद समझ गया कि कुछ तो बात है जो सुधा को परेशान कर रही। उसने सुधा को अपनी कसम दी और सारी बात सच सच बताने को कहा। सुधा फूट फूट कर रोने लगी। उसने जेठ जी की सारी बातें प्रमोद को बताई। उसे अपने बड़े भाई पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। वह अवाक रह गया। वह तो बहुत ही गंभीर सुलझे हुए इंसान है। वह अपने छोटे भाई की पत्नी पर ऐसे लांछन कैसे लगा सकते हैं? प्रमोद ने सुधा को समझाया, देखो सुधा, मैं अंधभक्त नहीं हूँ, तुम मेरी पत्नी हो और इसके साथ साथ मेरा अभिमान हो। तुम्हें अपने मान की रक्षा स्वयं करनी आनी चाहिए। मेरी तरफ से तुम्हें कभी कोई परेशानी नहीं होगी। समय पड़ने पर तुम अपने आत्मसम्मान की रक्षा के लिए कोई भी कदम उठाने के लिए स्वतंत्र हो। मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। प्रमोद अगले दिन ऑफिस के काम से 4 दिन के लिए शहर से बाहर चला गया। देर रात सासुमाँ की तबीयत खराब हो गई। जेठ जी और जेठानी गीता सासुमाँ को लेकर अस्पताल गए। सासुमाँ को हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया गया। 2 घंटे बाद विनोद घर वापस लौटा। उन्होंने सुधा को चाय बनाने के लिए कहा। सुधा चाय बनाकर टेबल पर रखने लगी तो विनोद ने उसका हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींचा। जवाब में सुधा ने एक झन्नाटेदार थप्पड़ विनोद के गाल पर जड़ दिया। वह घायल शेरनी की तरह विनोद पर चिल्लाई, अब मुझे समझ आया कि आप मुझ पर चरित्रहीन होने का लांछन क्यों लगा रहे थे। वास्तव में आप सबकी नज़रों में मुझे गिरा देना चाहते थे ताकि आपका काम आसान हो जाए और कोई मुझ पर विश्वास ना करे। आप टीवी देखने के बहाने ड्राइंग रूम में बैठकर मेरे कमरे में नज़र क्यों गड़ाए रहते थे, यह मुझे आज समझ में आ रहा है। आप जैसे घटिया लोगों की घटिया मानसिकता पर मुझे तरस आता है। आपको लगता है कि मैं एक लाचार दुखिया औरत हूँ जो अपनी ज़िंदगी में बहुत दुखी हूँ। आपका विरोध नहीं कर पाऊंगी। आपको लगता था कि मैं टूट चुकी हूँ, लेकिन उम्मीद है आपको जवाब मिल गया होगा। मुझे अपने आत्मसम्मान की रक्षा करनी बखूबी आती है। जोरदार थप्पड़ से विनोद के कान सुन हो गए। वह चुपचाप खाना लेकर हॉस्पिटल चला गया। अगले दिन सासुमाँ को छुट्टी मिली। फिर जब प्रमोद ट्रिप से वापस आया, सुधा ने सारी बातें उसे बता दी। प्रमोद बोला, तुमने बिल्कुल ठीक किया। अब एक ही छत के नीचे रहना नामुमकिन है। बुजुर्ग माँ को इस विषय में कुछ नहीं बताया गया और आपसी सहमति से दोनों भाई अलग हो गए। दोस्तों, कहानी कैसी लगी? इस कहानी में किस पात्र की भूमिका अच्छी रही और इस कहानी से आपको क्या सीख मिली? कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। आशा करता हूँ कहानी आपको जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगती है, लाइक शेयर और कमेंट्स जरूर करें ताकि हमारा भी हौसला बढ़ता रहे और हम आपके लिए नई नई कहानियाँ लेकर आते रहें। तो कहानी पढ़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। जय जवान और जय किसान।